आटे के लिए भी लड़ाई हो रही है। तो जा रहे थे सिंगापुर और कैसे देखिए भिखारीपुर और भिखारिस्तान बन गए हैं वो देखिए जरा। और आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंगापुर के अलावा पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान सिंगापुर तो बन नहीं सका, बन क्या गया, ये है पाकिस्तान की असली स्थिति। और सोच रहे थे कि ऐसा दिखेगा पाकिस्तान, और हो गया ठीक उलट। पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना चाहता था चीन, यही सपने दिखाए थे शाबाश। चीन ने इसके लिए सीपीईसी भी लॉन्च कर दिया था। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उम्मीद ये थी कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की पूरी किस्मत बदल जाएगी। शाबाश को लगा था वैसे ही सूट में रहेंगे, लेकिन हालत ये हो गई। चीन ने 1970 में सिंगापुर के साथ एक रिश्ते की शुरुआत की 1917। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ गया, निवेश बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। 20 सालों में ही सिंगापुर की सूरत बदल गई। सिंगापुर में विदेशी कंपनियों का बड़ा निवेश है और पाकिस्तान के सिंगापुर न बनने के पीछे कई वजह है। सिंगापुर पूरी तरह से शांत देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सिंगापुर में कानून सख्त है, पालन करना जरूरी है। पाकिस्तान में न कानून है भी तो कमजोर है, पालन करो या न करो सब चलता है। पिछले साल सिंगापुर में 92 अरब डॉलर का निवेश आया, पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब डॉलर का निवेश आया है। चीनी कंपनियों के लिए सिंगापुर आकर्षण का केंद्र है और पाक में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती। पता है कौन सा आतंकी किस गली से आएगा बम बांधकर और फट जाएगा और सारा कारोबार सत्यानाश। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर पाकिस्तान कैसे सिंगापुर बना है, बच्चे कैसे गोलियां चला रहे हैं, देखिए जरा। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सिंगापुर है, ये बनाना चाहता था पाकिस्तान। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी, बंदूकें चला रहे छोटे छोटे बच्चे। अब किया क्या है चीन ने, सिंगापुर तो बनाया नहीं, लेकिन चीन की तैयारी ये जरूर है कि इस्लामाबाद में चीन का झंडा हम फहरा देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद में भी जल्दी चीन का कब्जा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ देखिए जरा। वजह ये है कि कंगाल पाकिस्तान को चीन और कर्ज देने जा रहा है, पहले ही बहुत कर्ज है और कर्ज देगा, जैसे श्रीलंका को दिया। चाइना डेवलपमेंट बैंक 70 करोड़ डॉलर दे रहा है। जिनपिंग की सरकार ने कर्ज को मंजूरी भी दे दी। पाक के वित्त मंत्री इशाक डार ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान पर पूरे कर्ज का 30% हिस्सा चीनी है, यानी पाकिस्तान जो कर्ज के बोझ तले दबा है, पहले ही 30% हिस्सा चीन का है उस कर्ज का। नए कर्ज के पीछे चीन की बहुत बड़ी चाल है। चाल ये है कि चीन के कर्ज से पाक का आर्थिक संकट टलेगा नहीं। चीन के कर्ज ने ही श्रीलंका को दिवालिया कर दिया, बर्बाद और तबाह कर दिया। श्रीलंका कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया तो चीन ने उनके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। चीन का कर्ज पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट बना देगा और कर्ज की वापसी न होने पर चीन डील कर सकता है, पाक के किसी पोर्ट या हिस्से पर कब्जा कर लेगा और जल्द ही चीन में पाकिस्तान में हो सकता है आपको चीन के झंडे भी नजर आने लगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको सुनवाता हूँ। शहबाज शरीफ खुद बता रहे कि देश के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब सारे नेताओं को सारी 5 स्टार जो फैसिलिटी है उसे छोड़ देना चाहिए। सुनिए। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे, जिस तरह मैं नीलाम किया करता था वहां पर खिलाफी स्टेडियम में, आपको याद होगा। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क्याम नहीं करेंगे, यानी 5 स्टार होटल में क्याम नहीं करेंगे। तो 5 स्टार होटल में रुकना बैन हो गया। आई लेकिन अब देखिए जब हालात खराब हो, भुखमरी के हालात हो, तो किसी को भी गले लगाना पड़ता है। अब देखिए अब यहूदी मुल्क इजराइल भी अच्छा लग रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसे तो यहूदियों से नफरत करता होगा, लेकिन जब पैसा चाहिए तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये यहूदियों को भी दोस्त बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। यहूदी परिवार है, ये यहूदी परिवार। यहूदी परिवार पाकिस्तान को कर्ज देगा और फटेहाल पाकिस्तान अब यहूदी परिवार से कर्ज लेगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसे इस्लाम की दुहाई देकर यहूदियों को गाली दे ले, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उन्हें गले लगा ले। ये है पाकिस्तान की असली फितरत। देखिए जरा, अब यही यहूदी परिवार पाकिस्तान को बचाएगा। कंगाल पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे रहा और कई दौर की बातचीत के बाद IMF ने कर्जा भी नहीं दिया। संकट से बचने के लिए पाक ने इजराइल से मदद मांगी और यहूदी रॉथशाइल्ड परिवार से मदद की गुहार लगाई। ये रॉथशाइल्ड कंपनी के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कंपनी के लोगों ने पाक वित्त मंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात की जानकारी पाक वित्त मंत्रालय ने खुद दी है। पाकिस्तान ने 75 साल बाद भी इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। सोचिए, सिर्फ यहूदी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है,
लेकिन उधार ले लेंगे। लेकिन अब एक यहूदी परिवार से मदद लेने को मजबूर है। रॉथस्चाइल्ड परिवार अब तक 30 देशों की मदद कर चुका है। साइप्रस, ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल की मदद की है इसने। आइवरी कोस्ट, कैमरून को आर्थिक संकट से निकाला है इस परिवार ने। परिवार का दावा है कि उनकी कंपनी 200 साल पुरानी है और दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा सलाहकारों की टीम है इनके पास। परिवार की 7वीं पीढ़ी इस बिजनेस को संभाल रही है। तो आज जो पाकिस्तान के हालात है वो सबने देख लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले बता दिया था कि ये हाल आने वाले हैं। सुनिए। एक और झाड़ साड़ी खोल के पहने, एक और झाड़ साड़ी खोल के पहने। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क को जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। हमने पाकिस्तान की सारी ढेकड़ी उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। शिंदे को फंसाने में संजय राउत खुद फंस गए। वैसे तो कहा जा रहा है कि उद्धव की पार्टी को डुबोने में संजय राउत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और विरोधी ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत शिवसेना के राहुल गांधी। संजय राउत चाहते थे शिंदे को फंसाना की तस्वीर दिखाई। शिंदे के बेटे पर आरोप लगाए। शिंदे के एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं। संजय राउत ने फंसाने के आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के बेटे उन्हें मरवाना चाहते हैं और उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। सुपारी दी है इसके लिए। आइए, संजय राउत के खिलाफ थाने में बाकायदा झूठ बोलने पर केस दर्ज हुआ। थाने के कपूरबाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ है। थाने की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर यह एफआईआर हुई है। संजय राउत ने श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उन पर आरोप लगाया था। कहा था कि शिंदे के बेटे राउत को जान से मारने के लिए सुपारी दी है उन्होंने। आईपीसी की धारा 211, 153, 500, 501, 504 और 505(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। 211 यानी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना, ये सब संजय राउत पे केस दर्ज हुए। 211 इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना है। इसके अलावा 153 ने समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना है। इसके अलावा धारा 500 किसी व्यक्ति की मानहानि करना, इसमें 2 साल तक की सजा है संजय राउत को अगर आरोप सिद्ध हुए। धारा 501 मानहानि वाली बात को फैलाना, 501 में 2 साल की सजा संभव है। ये सारी धाराओं में एफआईआर हुई है। धारा 504 जानबूझकर अपमान करना, 504 में 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। 505(2) समुदायों के बीच घृणा फैलाना, इसमें गैर जमानती अपराध है। ये इन सारी धाराओं में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब सुनिए जरा संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं केस दर्ज होने पर। मैं शिकायत करता हूँ जी, जांच नहीं हो रही है और इसके खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूँ। कोई आकर शिकायत करता है, पुलिस उस शिकायत को महत्व देती है जो गुंडा है। हाँ, जो मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है, ऐसे व्यक्ति के साथ पुलिस और सरकार खड़ी है, तो आप क्या अपेक्षा करोगे? जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आने की हिम्मत दिखाई, फिर मैं दिखाता हूँ। अरे होने दो ना, अरे करने दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कहा ना बार बार, आपातकाल इमरजेंसी तो उस पर कहते हैं ना। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या जिसमें संजय राउत खुद फंस गए। संजय राउत ने दरअसल आरोप लगाए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा। संजय राउत ने डिप्टी सीएम फडणवीस को भी पत्र भेजा। सांसद श्रीकांत शिंदे पर साजिश रचने का आरोप लगाया। थाने के कॉन्ट्रैक्ट किलर राजा ठाकुर को सुपारी दी गई। उन्होंने कहा श्रीकांत शिंदे सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। पत्र में लिखा राउत ने कहा कि सुरक्षा वापस लेने का जिक्र किया। राउत के पत्र पर फडणवीस ने पलटवार किया। उसके बाद पत्र सुरक्षा पाने के लिए लिखा गया। फडणवीस ने कहा यह पत्र के पीछे मकसद है सनसनी फैलाना। शिंदे गुट के नेताओं ने राउत के पत्र पर सवाल उठाए। संजय राउत सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया। अब संजय राउत खुद मुश्किलों में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के पीए को आज बुलाया ईडी ने और अब क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में है। ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने आज उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उन्हें बुलाया पूछताछ के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं केजरीवाल के पीए को आप देख रहे हैं जो ईडी ऑफिस पहुंचे सवालों के जवाब देने के लिए। इनका नाम है, अगली तस्वीर दिखाई, ये जैस्मिन शाह। जैस्मिन शाह को ईडी ने बुलाया था। क्या कुछ सवाल किए, क्या मामला है, किस मामले में सवाल जवाब हुए और क्या सवाल ये है कि अब केजरीवाल से भी ईडी पूछताछ करेगी क्या। केजरीवाल के पीए तक ये घोटाले की जांच पहुंच गई। निजी सचिव है विभव कुमार से ईडी ने पूछताछ की। 100 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल पर सवाल, रिश्वत के सबूत छिपाने के आरोपों पर सवाल किए गए। विभव से सिसोदिया के बारे में भी पूछताछ की गई।
विभा पर सबूत मिटाने की साजिश का आरोप है और मनीष सिसोदिया से बात कर फोन को तोड़ दिया, ये कहा गया। 170 फोन तोड़ दिए या इस्तेमाल किए गए। ईडी ने विभा कुमार का बयान रिकॉर्ड किया है और शराब घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की गई है। कुछ दिन पहले ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नाम शामिल थे। शराब व्यापारी समीर महेंद्रू इसमें मुख्य आरोपी है। महेंद्रू केजरीवाल के बीच वीडियो कॉल का भी जिक्र है। वीडियो कॉल पर ही डील फाइनल का जिक्र है। रिश्वत का गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया, ये भी आरोप है। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जैस्मिन शाह से भी ईडी ने पूछताछ की है। मनीष सिसोदिया से रविवार को पूछताछ होगी इसी मामले में। अब बीजेपी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है, सुनिए। जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पड़ोसी को बदला, किस प्रकार से यहाँ पे बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बढ़े, किस प्रकार से आपने कातिल को किया, किस प्रकार से ब्लैकलिस्ट कंपनी को आपने चिट्टे के दिए। ये सब तमाम सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे के अंदर होते हुए सवालों के पीछे। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को आज ईडी ने क्वेश्चन के लिए बुला रखा है। ये जरूरी भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए हाई पावर एक कमेटी बनाई।